गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे मानव भूगोल का विषय क्षेत्र स्कोप ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी। पिछला जो लेक्चर था उसमें हमने देखा था मानव भूगोल का अर्थ, मानव भूगोल की परिभाषा के बारे में। आज हम ये देखेंगे कि हम मानव भूगोल के अंतर्गत किन तत्वों का अध्ययन करते हैं, किन तथ्यों का अध्ययन करते हैं। मानव भूगोल का स्वतंत्र विषय के रूप में विकास 19वीं सदी के उत्तरार्ध में हुआ। यह एक प्रगतिशील विषय है। 19वीं सदी में रैटजेल महोदय ने भौगोलिक अध्ययन में मानवीय पक्ष को महत्व देते हुए मानव भूगोल को जन्म दिया। मानव भूगोल के व्यवस्थित विकास के साथ ही इसके विषय क्षेत्र का स्वरूप भी निर्धारित हुआ। तो मानव भूगोल जो है उसका स्वतंत्र विषय के रूप में जो विकास है वो जो है 19वीं सदी के उत्तरार्ध में हुआ है। और इसके जन्मदाता जो थे वो थे फ्रेडरिक रैटजेल महोदय। उन्होंने जो भौगोलिक अध्ययन में मानवीय पक्षों के अध्ययन पे बल दिया और मानव भूगोल को जन्म दिया। अब क्योंकि ये एक नया विषय है, या ये कहा जाए कि इसका जो विकास है वो कुछ समय पहले हुआ, तो ये एक प्रगतिशील विषय है जिसका जो विषय क्षेत्र है वो निरंतर जो है वो विस्तृत हो रहा है। मानव भूगोल की व्यवस्थित जैसे जैसे मानव भूगोल का विकास हो रहा है वैसे वैसे उसके विषय क्षेत्र का स्वरूप भी निर्धारित हो रहा है। वर्तमान में मानव भूगोल का विषय क्षेत्र काफ़ी विस्तृत है, जिसमें संपूर्ण पृथ्वी तल के प्रदेशों के प्राकृतिक वातावरण तथा उसमें रहने वाले मानव समूहों के परस्पर संबंधों के मध्य की विभिन्न प्रक्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। तो हम देखते हैं कि मानव भूगोल का जो विषय क्षेत्र है वो काफ़ी विस्तृत हो गया। वो केवल मानवीय गतिविधियों पर निर्भर नहीं है। प्रारंभ में इसमें केवल मानवीय पक्ष जो है उसका अध्ययन किया जाता था, लेकिन वर्तमान में इसका जो है वो विस्तृत हो गया है, जिसमें कि प्राकृतिक वातावरण मानव किस प्रकार रह रहा है, किस प्रकार समायोजन कर रहा है, और उसमें जो मानव समूह रह रहे हैं उनके मध्य जो परस्पर संबंध है, उनके मध्य जो विभिन्न प्रक्रियाएं हैं उनका अध्ययन किया जाता है। तो इसका जो विषय क्षेत्र है वो काफ़ी विस्तृत हो गया है। मानव भूगोल में प्राकृतिक वातावरण का अध्ययन मानवीय गतिविधियों तथा उनके साथ समायोजन के संदर्भ में किया जाता है। मानव भूगोल में प्राकृतिक वातावरण का जो तत्व हैं उनका अध्ययन किया जाता है, लेकिन उनकी उद्भव उत्पत्ति का अध्ययन न करके बल्कि उनका मानवीय समाज पर किस प्रकार प्रभाव पड़ रहा है, या मानवीय समाज उन्हें किस प्रकार से प्रभावित कर रहा है, वो आपस में किस प्रकार प्रतिक्रिया कर रहे हैं, अनुक्रिया कर रहे हैं, अंतर संबंध उनके मध्य किस प्रकार का है। जबकि भौतिक भूगोल जो है उसमें इन जो भौतिक तत्वों के उद्भव है, उत्पत्ति का अध्ययन किया जाता है। अब देखो मानव भूगोल के विषय क्षेत्र की हम बात करें कि मानव भूगोल का जो विषय क्षेत्र है वो बहुत ही विस्तृत है। उसे हम देख सकते हैं जिसमें प्राकृतिक वातावरण और सांस्कृतिक वातावरण। मानव भूगोल का जो विषय क्षेत्र उसका जो केंद्र है, केंद्र कौन है? केंद्र मानव है। लेकिन जो मानव जो है वो प्राकृतिक वातावरण से भी प्रभावित हो रहा है और सांस्कृतिक वातावरण से भी प्रभावित हो रहा है। प्राकृतिक वातावरण जो है वो मनुष्य को प्रभावित करता है, क्यों? वो धरातल पे रह रहा है, जलवायु जो है उसको प्रभावित कर रही है, जल जो है उसकी उपलब्धि है उसको प्रभावित कर रही है। प्लस जो एरो जो है वो प्राकृतिक वातावरण की तरफ भी जा रहा है, यानी मानव भी प्राकृतिक वातावरण को प्रभावित कर रहा है, वो भी उसमें परिवर्तन कर रहा है। इसी प्रकार मानव जो है वो सांस्कृतिक वातावरण का निर्माण करता है, जैसे घरों का निर्माण हुआ या फिर यातायात साधनों का विकास हुआ, आर्थिक जो भी है उनका विकास हुआ। तो मनुष्य जो है वो एक सांस्कृतिक वातावरण का निर्माण कर रहा है। नहीं, सांस्कृतिक वातावरण जिसका निर्माण मनुष्य ने किया है, जिसमें वो रह रहा है, वह भी उसे प्रभावित कर रहा है। यानी एरो जो है वो दोनों तरफ, यानी दोनों एक दूसरे को प्रभावित कर रहे हैं। केंद्र बिंदु मानव है, लेकिन वातावरण जो दोनों प्राकृतिक है और सांस्कृतिक वो दोनों ही मानव को प्रभावित कर रहे हैं और मानव भी उनको प्रभावित कर रहा है। और इन सब के फलस्वरूप जब इनके मध्य अनुक्रिया होती है, अंतरक्रिया होती है, तो एक समायोजन एवं प्राकृतिक संगठन का निर्माण होता है। मनुष्य इनके साथ किस प्रकार समायोजित है, वो अनुकूलन करके समायोजित हो रहा है या रूपांतरण करके समायोजन कर रहा है। और इसी संदर्भ में है कालिक अनुक्रमण। कालिक अनुक्रमण का मतलब ये है कि मनुष्य ने जैसे जैसे समय के साथ विकास किया है और समय के साथ विकास की जो दशाएं हैं वो परिवर्तित हुई है। जैसे प्राचीन समय में क्या था, मनुष्य जो है वो प्रकृति से स्वतंत्र नहीं था या प्रकृति से प्रभावित था, उसके प्रभाव में
था। लेकिन जैसे अब हम देखते हैं कि कृषि क्रांति हो गई है, औद्योगिक क्रांति हो गई है, तो उसके बाद मानव के और वातावरण के जो संबंधों में बहुत अधिक परिवर्तन आ गया है। तो इन संबंधों का समय के जो है पक्ष है या समय के लिहाज से यदि जो अध्ययन किया जाता है वो हुआ कालिक अनुक्रमण कि उस समय के दौरान यानी कि अब तक इस समय के दौरान मनुष्य का अपने प्राकृतिक वातावरण है या सांस्कृतिक वातावरण से किस प्रकार संबंध है, किस प्रकार वो समायोजित है। ये सारा मिलके जो कहलाता है मानव भूगोल का विषय क्षेत्र, जिसका केंद्र बिंदु क्या है, मानव है। मानव भूगोल का केंद्र बिंदु मानव है। जो भी गतिविधियां हैं वो किसके इर्द गिर्द घूम रही है, मानव के इर्द गिर्द घूम रही है। मानव भूगोल मुख्य रूप से मानव समाज का उसके प्राकृतिक आवास के संदर्भ में अध्ययन है। यदि हम मानव भूगोल की बात करें तो मानव भूगोल परिभाषित यदि करें तो मानव भूगोल क्या है, मानव समाजों का अध्ययन कर रहा है, मानव समूहों का अध्ययन करता है प्राकृतिक आवास के संदर्भ में कि जिस प्राकृतिक आवास में वो रह रहा है, कि प्राकृतिक आवास में भिन्न भिन्न प्रकार के होते हैं। जैसे धरातल की यदि हम बात करें, पर्वत हो सकता है, पठार हो सकता है, समतल मैदानी भाग हो सकता है, डेजर्ट का एरिया भी हो सकता है, मूसली प्रदेश हो सकता है। तो वो उसका एक प्राकृतिक आवास है। उस आवास में जो वो है वो किस प्रकार मानव समाज है, मानव रह रहा है, किस प्रकार समायोजित उसका अध्ययन करता है। मानव भूगोल मानव समाज के स्थानिक वितरण, उसकी अर्थव्यवस्था, उसके सामाजिक सांस्कृतिक आचार व्यवहार पर प्राकृतिक वातावरण के प्रभाव का अध्ययन करता है। तो मानव भूगोल जो है मानव समाज किस प्रकार वो स्थानिक स्थानों के अनुसार, क्योंकि भूगोल के स्थानों का विज्ञान है, तो मानव जो है वो किस प्रकार स्थानिक दृष्टि से वितरित है, उसकी जो अर्थव्यवस्था है, उसके जो सामाजिक सांस्कृतिक आचार व्यवहार वेशभूषा, उसका जो कल्चर है, संस्कृति है, उस पर भी क्या है मनुष्य जो प्रकृति जो वातावरण का प्रभाव पड़ता है। उस प्राकृतिक वातावरण से उसका सामाजिक जीवन है, सांस्कृतिक जो पक्ष है, आर्थिक पक्ष है, वो किस प्रकार से प्रभावित हो रहे हैं, या उसका जो वितरण है वो किस प्रकार से प्राकृतिक वातावरण से प्रभावित है। जैसे जनसंख्या वितरण है वो प्राकृतिक वातावरण से प्रभावित होता है। मानव भूगोल मानवीय गतिविधियों पर केंद्रित है, जिसके कारण इसकी उपशाखाएं भी विकसित हो गई है, जैसे राजनीतिक भूगोल, सामाजिक भूगोल, ऐतिहासिक भूगोल, यातायात भूगोल, आर्थिक भूगोल आदि, जो विभिन्न मानवीय कार्यकलापों का अध्ययन करती है। अब यदि हम बात करें मानवीय गतिविधियों, तो मानवीय गतिविधियां हैं वो विस्तृत है। मनुष्य जो है वो सामाजिक प्राणी भी है, आर्थिक प्राणी भी है, तो वो अनेक प्रकार की गतिविधियां कर रहा है। वो राजनीतिक कार्य भी करता है, वो आर्थिक कार्य भी करता है, सैन्य कार्य भी करता है, समाज में भी वह रह रहा है, उसकी खुद की संस्कृति है, तो और आर्थिक कार्य कर रहा है। इस प्रकार उसके बहुत सारे विभिन्न प्रकार के कार्य हैं जो कि जिनका अध्ययन मानव भूगोल करता है। इस तरह से मानव भूगोल का विषय क्षेत्र क्या हो गया, बहुत अधिक विस्तृत हो गया। तो उसको जो है विशेषीकरण करने की दृष्टि से या जो तथ्य हैं उनको अधिक सुविधाजनक दृष्टि से बांटने या अध्ययन करने की दृष्टि से जो भूगोल की जो शाखा हुई उसके अलावा मानव भूगोल जो है उसकी भी उपशाखाएं विकसित हो गई, ताकि तथ्यों और अधिक सुविधाजनक दृष्टि से अध्ययन उनका किया जा सके। जैसे जैसे मनुष्य जो जो गतिविधियाँ हैं उन पर आधारित जो शाखाएं विकसित हो गई है। जैसे राजनीतिक भूगोल जो कि मनुष्य की राजनीतिक गतिविधियों का अध्ययन कर रहा है, आर्थिक भूगोल है जो कि आर्थिक गतिविधियों का अध्ययन कर रहा है, यातायात भूगोल जो यातायात संबंधी जो गतिविधियाँ उनका अध्ययन करता है, सामाजिक भूगोल मनुष्य समाज में रह रहा है, समाज का निर्माण कर रहा है, किस प्रकार वो प्रकृति से प्रभावित हो रहा है उनका अध्ययन करता है। तो इस प्रकार से जो भूगोल जो मानव भूगोल उसकी कई शाखाएं जो है वो बन गई है, ब्रांचेज ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी। जैसे हम देख रहे हैं मानव भूगोल जो है वो केंद्र में है, उसमें पॉपुलेशन ज्योग्राफी यानी जनसंख्या भूगोल। जनसंख्या भूगोल जो है वो मानव भूगोल का बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है कि जनसंख्या की विशेषताएं अध्ययन करता है कि जनसंख्या वृद्धि है या जनसंख्या में लिंगानुसार जो जनसंख्या का वितरण है, या व्यवसाय के अनुसार है, शिक्षा है, इस प्रकार से तो स्वास्थ्य है। तो जनसंख्या की जो विशेषताएं हैं, क्योंकि मनुष्य जो है वो स्वयं एक संसाधन है प्लस वो मानव भूगोल का केंद्र बिंदु है, तो उसकी क्या विशेषताएं हैं उसका अध्ययन किस में करते हैं,
पॉपुलेशन ज्योग्राफी, तो इसके लिए एक अलग शाखा विकसित हो गई है। तो ये मानव भूगोल का ही एक प्रमुख टॉपिक, इसके लिए अलग से जो है शाखा विकसित हुई पॉपुलेशन ज्योग्राफी। इकोनॉमिक ज्योग्राफी, मनुष्य बहुत सारे आर्थिक कार्य कर रहा है, वो उद्योग जो है, कृषि बहुत सारे कार्य करता है, तो उसके लिए एक अलग शाखा विकसित हुई जो कि इकोनॉमिक ज्योग्राफी। एग्रीकल्चर ज्योग्राफी यानी कृषि भूगोल, मनुष्य कृषि कार्य करता है, कई प्रकार की कृषियाँ के जो स्वरूप उसने विकसित किए हैं, तो वो किस प्रकार से प्रकृति से प्रभावित है, मनुष्य किस प्रकार से उनसे प्रभावित है या उनको किस प्रकार करता है, तो उसका अध्ययन जो है वो अलग से करने के लिए कौन सी शाखा विकसित हुई? एग्रीकल्चर ज्योग्राफी। हेल्थ ज्योग्राफी यानी कि स्वास्थ्य भूगोल, मनुष्य का जो स्वास्थ्य है, क्योंकि मनुष्य कार्य क्षमता उसके स्वास्थ्य से निर्धारित होती है, तो स्वास्थ्य संबंधी जो है इश्यू है उनका जो अध्ययन जो करना है वो किस में करते हैं? हेल्थ ज्योग्राफी में। हिस्ट्री ज्योग्राफी यानी कि ऐतिहासिक भूगोल, कि इतिहास जो है उसको भूगोल से अलग नहीं कर सकते। जो मनुष्य ने जो विकास किया है, प्रकृति के साथ जो उसके संबंध थे, उनका ऐतिहासिक दृष्टि से, यानी कि प्रारंभ में क्या संबंध थे, मध्यकाल में क्या संबंध थे, या आधुनिक काल में क्या संबंध, यानी समय के संदर्भ में वो संबंध किस प्रकार से परिवर्तित हुए हैं, उन सब का जब अध्ययन करते हैं वो होगी हिस्टोरिकल ज्योग्राफी। या मानव भूगोल का जो विकास हुआ है वो किस प्रकार से हुआ है, उनको हम जो है वो ऐतिहासिक भूगोल में पढ़ते हैं। पॉलिटिकल ज्योग्राफी यानी मनुष्य राजनीति ने जो है समाज का निर्माण किया, धीरे धीरे उसने सत्ता, शासन और राज्य का निर्माण किया, तो वो किस प्रकार से वो राज्य जो है उसका निर्माण कैसे हुआ, किस प्रकार प्राकृतिक वातावरण जो है वो उसको प्रभावित कर रहा है, राज्य की सीमाएं हैं, क्योंकि सारे के सारे प्रकृति के ही अंग हैं। क्योंकि राज्य जो है वो कहाँ पे स्थित है? धरातल पे स्थित है, क्योंकि राज्य स्वयं तो एक अमूर्त इकाई है। तो इसके लिए जो विषय विकसित हुआ या जो शाखा विकसित हुई वो हुई पॉलिटिकल ज्योग्राफी। अगली सेटलमेंट ज्योग्राफी यानी कि आवास भूगोल, मनुष्य आवास का निर्माण करता है, अभी ये उसकी भौतिक आवश्यकता है, वो अलग अलग प्रकार की जगहों पे अलग अलग प्रकार के आवास बने हुए हैं, उनके प्रतिरूप अलग होते हैं, वो संगठन में अलग अलग तरीके के होते हैं, तो उसके लिए जिस शाखा का विकास हुआ वो है सेटलमेंट ज्योग्राफी। तो इस मनुष्य जो मानव भूगोल जो है उसका विषय क्षेत्र जो है वो काफ़ी विस्तृत हो गया, उसने कई उपशाखाओं को जन्म दिया है। अब विभिन्न भूगोलवेताओं द्वारा मानव भूगोल के तथ्यों का विभाजन किया गया है, लेकिन विभाजन में यदि सामान्यकरण किया जाए तो सभी भूगोलवेता अपने अलग अलग तथ्य बनाए हैं, लेकिन यदि हम एक सामान्यकरण उनका करें तो हम देखते हैं कि मानव भूगोल के जो तथ्य हैं वो दो प्रकार के हैं, भौतिक या प्राकृतिक तथ्य और दूसरे सांस्कृतिक या मानवीय तथ्य। जब हम प्राकृतिक तथ्यों की बात करें तो उसमें क्या आएगा? भौगोलिक स्थिति किस प्रकार की है, स्थलाकृति किस प्रकार की है, या वहाँ जलवायु है, वनस्पति है, जलापूर्ति की जो व्यवस्था है, जीव जंतु है, खनिज है, यानी जो प्रकृति से या भौतिक जो पदार्थ है वो सारे के सारे के अंतर्गत आएंगे। अब यदि हम बात करें सांस्कृतिक तथ्य या मानवीय तथ्यों की तो उसमें क्या आएगा? मानव है, या फिर मानव से संबंधित अन्य कारक है, शिक्षा है, या मानवीय बस्तियां हैं, जनसंख्या है, परिवहन मार्ग है विभिन्न प्रकार के, कला, साहित्य, शिक्षा, या सरकार जो है वो बात करें, या धर्म की, आचार विचार, संस्कृति की बात करें, तो ये सारे के सारे कौन से तथ्य हैं? सांस्कृतिक तथ्य या मानवीय तथ्य, क्योंकि इनका निर्माण जो है वो मानव ने किया है। अब भूगोलवेताओं ने इन्हीं जो प्राकृतिक और सांस्कृतिक तथ्यों का विभाजन किया है, उन्होंने क्या उनको अलग अलग प्रकार से बताया है, जिनमें ब्लाश हैं, हंटिंगटन है, ब्रुन्स है, ट्रेवार्था है, विंसेंट है। तो विभिन्न अलग अलग भूगोलवेताओं ने इन्हीं प्राकृतिक तथ्यों एवं मानवीय तथ्यों को अलग अलग तरीके से प्रस्तुत किया है और जो है विषय क्षेत्र का निर्धारण किया, या कहा जाए कि मानव भूगोल के तथ्यों का निर्धारण किया है। जैसे हम बात करें सबसे पहले ब्लास महोदय की। ब्लास महोदय फ्रांसीसी भूगोलवेता थे। उन्होंने मानव भूगोल के जो तथ्य हैं उनको 3 भागों में विभाजित किया है। पहला है जनसंख्या। अब बात करें जनसंख्या, तो जनसंख्या के अंतर्गत ब्लास महोदय ने बताया कि जनसंख्या का वितरण, घनत्व, प्रमुख जनसंख्या समूह है, मानव जनसंख्या का स्थानांतरण, या विभिन्न जो विश्व की जो विभिन्न मानवीय प्रजातियां हैं उनका किस प्रकार विकास हुआ, किस प्रकार वो वितरित है, इनका अध्ययन करते हैं।
ये जनसंख्या वो किस प्रकार वितरित है, कहीं पे ज़्यादा है, कहीं पे कम है, घनत्व किस प्रकार का है, विभिन्न जो प्रमुख जनसंख्या समूह है कौन कौन से हैं, माइग्रेशन जैसे जनसंख्या स्थानांतरण किस वजह से हो रहा है, कहाँ कहाँ हो रहा है, या इसमें कौन कौन सी मानवीय प्रजातियाँ पाई जाती है, जिसका किसाइड है, इस प्रकार से मंगलर्ड्स है, इनका निर्धारण किया गया है। तो इन सभी का अध्ययन जनसंख्या जो है टॉपिक उसमें किया जाता है। दूसरा उन्होंने बताया सांस्कृतिक तत्व है। सांस्कृतिक तत्वों के अंतर्गत जो मानव जो प्राकृतिक जिन तथ्यों का निर्माण करता है प्रकृति की सहायता से, जैसे बात करें कि मानव ने जीविका निर्वाह के साधन वो आर्थिक क्रियाएं करता है, या उसने मानवीय बस्तियों का निर्माण किया है, वो किस प्रकार की यातायात साधनों का विकास किया है, उसने सभ्यता का विकास किया है, अलग अलग सभ्यता है, पश्चिमी सभ्यता है, प्राच्य सभ्यता है, या मानव प्राकृतिक वातावरण से किस प्रकार से अनुकूलन कर रहा है, वो जिस जीव जंतु उनको उसने क्या किया, पालतू बनाया, पेड़ पौधों की प्रजातियाँ हैं उनको और अधिक विकसित किया। तो ये सारे तत्व क्या कहलाते हैं, सांस्कृतिक तत्वों के अंतर्गत आते हैं। तीसरा जो ब्लॉस महोदय ने बताया वह है परिवहन। अब मानव स्वयं जाता है या अन्य जो पदार्थों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने के लिए उसने परिवहन के विभिन्न साधनों का विकास किया है। तो मानव मूल में इनका भी अध्ययन किया जाता है। जैसे मानव स्वयं या पशुओं का प्रयोग कर रहा है, विभिन्न प्रकार विभिन्न जैसे परिवहन मार्ग है, सड़क मार्ग हुआ, रेल मार्ग हुआ, या महासागरीय परिवहन है, या वायु मार्ग है। तो इन सभी का जो अध्ययन हुआ वो किसके अंतर्गत आएगा, परिवहन के अंतर्गत आएगा। तो ब्लास महोदय ने मानव मूल 3 तथ्य बताए, जनसंख्या, सांस्कृतिक तत्व और परिवहन। अगला जो मानव भूगोल के तथ्यों का विभाजन है वो दिया है हंटिंगटन महोदय ने। हंटिंगटन महोदय जो है उन्होंने सबसे पहले मानव भूगोल तथ्यों का विभाजन 2 भागों में किया है, और उसके बाद उसके उन्होंने अलग अलग उपविभाग किए हैं। तो पहले जो उन्होंने 2 तथ्य बताए वो है भौतिक दशाएं यानी प्राकृतिक दशाएं, और दूसरी उन्होंने बताया मानवीय अनुक्रिया, मानव जो रेस्पॉन्स करता है प्रकृति के प्रति। तो पहले बात करते हैं भौतिक दशाओं के बारे में। सबसे पहले उसने कौन सी भौतिक दशाएं बताई है, ग्लोब, यानी पृथ्वी जो है वो ग्लोब के रूप में, यानी पृथ्वी जो है ब्रह्मांड में पृथ्वी क्या एक ग्रह है, चारों सूर्य के चारों ओर चक्कर लगा रही है, वो अपनी दूरी पर घूम रही है, या वो झुकी हुई है जिसके कारण विभिन्न ऋतुएं हो रही है, परिक्रमण है, परिभ्रमण, यानी पृथ्वी का ग्रह के रूप में जो अध्ययन किया जाता है उसकी जो विशेषताएं हैं वो उन्होंने बताई है पृथ्वी के ग्लोब के रूप में। दूसरा उन्होंने बताया भू आकृतियाँ, भू आकार, यानी पृथ्वी पर विभिन्न प्रकार की भू आकृतियाँ पाई जाती है। जैसे जो है वो भूआकृति विज्ञान में हमने पढ़ा भी है कि 3 प्रकार स्थल रूप है। प्राथमिक जिसमें कौन से आते हैं, महाद्वीप और महासागर। द्वितीयक जो स्थल रूप होते हैं जिनमें पर्वत है, पठार है, मैदान आते हैं। और तृतीयक स्थल रूप जो कि जो अपक्ष या पतन की क्रियाओं के द्वारा बनते हैं, जैसे कि घाटियाँ हैं आदि। तो इनमें ये भूआकृतियाँ जो है कि महाद्वीप है, महासागर है, या पर्वत पठार मैदान है, या कोई घाटियाँ हैं, वो मनुष्य को प्रभावित कर रही है, और स्वयं मनुष्य भी उनको प्रभावित करता है। ये जलवायु को भी प्रभावित करती है। जैसे पहाड़ी क्षेत्र है तो वहाँ जलवायु अलग होगी, मैदानी क्षेत्रों की जलवायु अलग होगी। तो इन जो अलग अलग भू आकारों में रहने वाले लोगों की जो कार्यकुशलता है, रहन सहन है, उनकी जो संस्कृति है वह भी अलग होती है। तीसरा बात करते हैं जलापूर्ति, जलाशयों की। पृथ्वी जो है वो एक जलीय ग्रह है, और लेकिन पृथ्वी का अधिकांश जो जल है वो खारा है। और पृथ्वी जल किस में वितरित है, सागरों, महासागरों, झीलों और नदियों के रूप में वितरित है। अब जल जो है वो मनुष्य के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। ये हमें इसी से पता चल जाता है कि जो प्रारंभिक सभ्यताएं जो है उनका विकास कहाँ हुआ है, नदियों के किनारे हुआ है। फसलों के उत्पादन के लिए जल चाहिए, उद्योगों के लिए जल चाहिए, घरेलू कार्य यदि कर रहे हैं तो जल चाहिए। प्लस जल महासागरीय जल से खाद्यान्न के रूप में जो मछलियाँ प्राप्त होती है, यानी अन्य सागरीय पदार्थ प्राप्त होते हैं। तो जल जो है वो भी मानव उसकी जो विभिन्न गतिविधियों को प्रभावित करने वाला प्रमुख कारक है। अगला जो है वो मिट्टी एवं खनिज। मिट्टी जो है वो जो मानव की जैविक आवश्यकता, भोजन की जो आवश्यकता पूरी करती है। जैसे कि फसलें हैं, जो खाद्यान्न फसलें हैं वो मृदा में ही उगती है, या औद्योगिक फसलें हैं जैसे कपास एक औद्योगिक फसल है तो वो भी मिट्टी में उगती है। तो मनुष्य की औद्योगिक जो आवश्यकता है, भोजन की जो एक आधारभूत आवश्यकता है वो मृदा पर निर्भर। यदि मृदा उपजाऊ है तो क्या होगा,
वहाँ पे जनसंख्या अधिक होगी, अनाज अधिक होगा, और यदि मृदा उपजाऊ नहीं है तो वहाँ जनसंख्या कम पाई जाएगी। इसी प्रकार खनिजों की बात करें तो खनिज जो है औद्योगिकरण का प्रमुख आधार है। यदि खनिज नहीं होंगे तो औद्योगिक विकास भी नहीं होगा। उद्योग अधिकतर जो है वो खनिजों पर ही आधारित है। तो मनुष्य, मिट्टी और खनिज दोनों ही मानवीय रहन सहन और उसकी आर्थिक क्रियाओं को प्रभावित करने वाले प्रमुख कारक है। अगला जो उन्होंने बताया है वो बताया उन्होंने जलवायु, कि जलवायु जो है वो भी एक प्रमुख कारक है जो कि मनुष्य गतिविधियों को प्रभावित कर रहा है। फसलों का उत्पादन जलवायु पे आधारित है, क्योंकि फसलों के लिए भी एक निश्चित तापमान होना चाहिए, उसके बगैर फसलें विकसित नहीं होती है। मानवीय बस्तियों का वितरण जो है वो जलवायु से प्रभावित होता है, या जो विभिन्न जो औद्योगिक क्रियाएं हैं आदि भी जो है वो जलवायु से प्रभावित होती है। यदि जलवायु बहुत अच्छी है, जैसे सम जलवायु जैसे महासागरीय भागों में होती है, तो वहाँ जनसंख्या अधिक रहेगी, उसको अधिक सुविधा मिलेगी जलवायु की। और ऐसे क्षेत्र है जहाँ पे जलवायु अच्छी नहीं है, जैसे कि डेजर्ट है, तो वहाँ पे जलवायु तत्व जो है वो नकारात्मक है, यहाँ वर्षा नहीं हो रही है। या ध्रुवीय प्रदेश है जहाँ पे सारे टाइम बर्फ़ जमी रहती है, तो मनुष्य वहाँ पे रहना पसंद नहीं करेगा, क्योंकि वो अपनी वहाँ पे गतिविधियाँ संचालित नहीं कर सकता। तो जलवायु मानव को सर्वाधिक प्रभावित करने वाला एक प्रमुख भौतिक तथ्य है। अगला इसके अलावा उन्होंने जीवन के रूप बताए हैं, कि जीवन जो है पृथ्वी पर 3 रूपों में है। पौधे हैं, विभिन्न प्रकार के पेड़ पौधे हैं, जीव जंतु हैं, और है मनुष्य जो उनका मुख्य है। अब बात करते हैं मानवीय अनुक्रिया क्रियाओं की, कि मनुष्य इन भौतिक दशाओं के प्रति किस प्रकार से अनुक्रिया करता है, रेस्पॉन्स देता है। तो उनको भी उन्होंने 4 भागों में बताया है। भौतिक आवश्यकताएं, मौलिक जो व्यवसाय हैं उसके जो कार्यकुशलता, उच्चतर आवश्यकताएं। पहला उन्होंने बताया है उसकी भौतिक आवश्यकताएं, कि वो इनके प्राकृतिक वातावरण में उसकी भौतिक आवश्यकताएं किस प्रकार से पूरी हो रही है। जैसे भोजन है, तो भोजन उसकी भौतिक आवश्यकता है जो उसे प्राकृतिक वातावरण से प्राप्त होगा। वस्त्र है, उसकी जो है प्रमुख भौतिक आवश्यकता है। आवास है, तो आवास के लिए भी वो प्राकृतिक वातावरण के तत्वों का प्रयोग करता है। औजार है, या यातायात के साधन हैं, कि उसे एक स्थान से दूसरे स्थान पर यदि जाना है तो वो क्या करेगा, उसे यातायात के साधनों की आवश्यकता होगी, तो पहले उसने क्या किया, जो जानवरों को पालतू बनाया था उनका यूज़ किया, वो घोड़े का यूज़ करता था। धीरे धीरे उसने और विकास किया, और अब वो किसका यूज़ कर रहा है, जैसे मोटर कार का यूज़ कर रहा है। लेकिन उनमें मोटर कार जो है उसके लिए शक्ति साधन की आवश्यकता होगी, खनिज तेल की आवश्यकता, पेट्रोल की आवश्यकता है, वो उसे प्रकृति से ही प्राप्त हो रहा है। तो उनका प्रयोग करते हुए प्राकृतिक तो वो अपनी भौतिक आवश्यकताओं को पूरी करता है ह्यूमन रिस्पॉन्स में यदि देखें। दूसरा उसके व्यवसाय, उन्होंने इन प्राकृतिक तथ्यों का या तत्वों का उपयोग करते हुए विभिन्न प्रकार के व्यवसाय भी विकसित किए। जैसे सबसे पहले क्या था, उसने आखेट हंटिंग स्टार्ट की, कि वो जानवर जो के प्रारंभिक समय में इतना अधिक तकनीकी ज्ञान भी नहीं था, तो और वो अस्थायी रूप से मतलब रह रहा था, तो वो जानवरों के जो है आखेट करता था। धीरे धीरे उसने मत्स्य पालन सीखा है, फिर उसने पशुओं को पालना, पालतू बनाना शुरू किया। फिर जब वो एक जगह स्थायी हो गए तो उसने कृषि कार्य शुरू कर दिया, लकड़ी काटना। फिर धीरे धीरे खनन जो है वो खनन का कार्य करने लगा, जो उसे जो है खनिज जो प्राप्त हो गया तो वो खनन कार्य करने लग गया। फिर धीरे धीरे जैसे जैसे तकनीक का विकास हुआ, खनिज है, शक्ति साधनों का जो विकास हुआ, तो उसकी वजह से निर्माण उद्योग जो है वो स्टार्ट हुए, औद्योगिक क्रांति आ गई। और फिर उस व्यापार भी इन्हीं से संबंधित आर्थिक क्रिया है, कि किस प्रकार यदि व्यापार जो है वो काफ़ी समय से है। जैसे प्रारंभिक समय में क्या था, व्यापार किस रूप में था, कि अनाज, अब जैसे जो है व्यापार में मुद्रा का प्रयोग किया जाता है, पहले जो है वस्तुओं का आपसी आदान प्रदान होता था, व्यापार का ही एक संकुचित रूप था। अब हम देखते हैं कि व्यापार जो है वो बहुत ही व्यवस्थित रूप में, और व्यापार न केवल जो है स्थानीय सीमाओं में होता है, वरन राज्य की सीमाओं में, अंतर्राज्यीय सीमाओं में और अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं में भी होता है। अगली बात करते हैं हम कार्यकुशलता की। मनुष्य जो है वो उसकी कार्यकुशलता जो है वो किन कारणों से प्रभावित होती है, जैसे स्वास्थ्य। तो स्वास्थ्य जो उसकी कार्यकुशलता को प्रभावित करेगा। यदि स्वास्थ्य उसका अच्छा है तो उसकी कार्यक्षमता अच्छी रहेगी। सांस्कृतिक प्रेरणा है, आमोद प्रमोद है, तो ये सारे के सारे मनोरंजन है, ये सारे के सारे क्या है, उसकी कार्यकुशलता को बढ़ावा देते हैं। आगे हम बात करते हैं उच्च आवश्यकताओं की। जैसे जिस मनुष्य प्रारंभिक समय मनुष्य की आवश्यकताएं क्या थी, निम्न आवश्यकताएं थी, कि निम्न थी, जैसे उसे केवल भोजन से मतलब था या आवास से मतलब था।
धीरे धीरे जैसे जैसे उसने विकास किया, उसने तकनीकी दृष्टि से विकास किया, तो उसकी आवश्यकताएं क्या हो गई है, वो बड़ी है, वो अब उच्चतर आवश्यकताओं की तरफ बढ़ रहा है। उसकी कई उच्च आवश्यकताएं हैं, जैसे शिक्षा है, विज्ञान है, क्योंकि विज्ञान के बिना वो तकनीक नहीं विकास कर सकता। शिक्षा है जिससे उसका जो है माइंड है वो विकसित होता है। धर्म है, या कला साहित्य की हम बात करें, कला है, साहित्य जो कि उसका जो कला पक्ष जो है जो उसको है विकसित करता है। तो ये सारी सारी उसकी उच्चतर आवश्यकताएं, जो कि जैसे जैसे हम देखते हैं सभ्यता का विकास हुआ, प्रारंभ में सभ्यता जो है वो केवल भौतिक आवश्यकताओं तक थी, और धीरे धीरे जैसे जैसे उसने विकास किया, उसने व्यवसाय का विकास किया, उसने अपनी जो कार्यकुशलता का विकास किया है, धीरे धीरे उसने कला साहित्य की तरफ वो बढ़ता है। तो धीरे धीरे इस प्रकार हम देखते हैं कि मनुष्य जो है वो इन प्राकृतिक या भौतिक दशाओं के प्रति उसने रेस्पॉन्स देते हुए, अनुक्रिया करते हुए सभ्यता का विकास किया, और वो यहाँ तक पहुँचा है। तो ये सभी तथ्य जो हैं उनका जो अध्ययन जो है वो मानव भूगोल में किया जाता है, ये हंटिंगटन महोदय ने बताया। तो आज हमने देखे थे ब्लास महोदय और हंटिंगटन महोदय के अनुसार मानव भूगोल के तथ्य। अब अगला जो चैप्टर जो लेक्चर रहेगा उसमें हम जो पार्ट 2, उसमें हम ब्रुन्स महोदय हैं, फ्रेंचम टिवार्था महोदय, उन्होंने किस प्रकार से मानव भूगोल के तथ्यों को विभाजित किया है, वर्णन किया, उसके बारे में हम देखेंगे। धन्यवाद।